हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने जो कि कल हमने चक्रवात को, जो साइक्लोन का टॉपिक आया था, उसको हमने पेंडिंग में ही रख दिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं साइक्लोन के बारे में, यानी कि चक्रवात, प्राकृतिक आवेश। यानी कि ये क्या दिखाया गया है, जहाँ पे जो ये चक्रवात आया था उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, क्या क्या नुकसान हुआ था, कैसे कैसे क्या, चलो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम चक्रवात के बारे में डिटेल से जानेंगे भाई क्या होते हैं चक्रवात। भारत के जो पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में जो बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। बंगाल की खाड़ी में कौन से चक्रवात आते हैं भाई? नॉर्वेस्टर चक्रवात। कौन से आते हैं भाई? नॉर्वेस्टर चक्रवात। क्या नाम लिया जाता है उन चक्रवातों को? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं 17 से 18 अक्टूबर 1999 को, जो 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। कौन कौन से चक्रवात आए थे 5 जिलों में? एक तो 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, यानी कि जो 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में क्या कर दी? तबाही मचा दी। उसके जो पवन का वेग था वो बहुत ज़्यादा था। वर्षा और ज्वारीय प्रकोप से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली जो पवन 36 घंटों से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को भी नष्ट कर दिया। अनेक जो औद्योगिक भवनों और अन्य घरों की छतों को भी उखाड़ दिया। विद्युत आपूर्ति और जो टेलीफोन लाइनों को भी क्या है, इन्होंने अवरुद्ध कर दिया। चक्रवात के जो फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण जो ओडिशा की जो प्रमुख नदियां में क्या है, बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी जो ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। 20 किलोमीटर तक क्या जो ज्वारीय तरंग है वे आ गई। तटीय क्षेत्रों में जो भयानक क्या है, तबाही मच गई। क्या मच गई? तबाही आ गई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल भी नष्ट हो गई। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं। 25 अक्टूबर 1999 को जो पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट जो थाईलैंड की खाड़ी, 25 अक्टूबर 1999 को, क्या 1999 में कितने चक्रवात आए थे? 4 चक्रवात आए थे भाई। पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अववाद के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। वह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने लगा। गहन होकर उसने महाचक्रवात का रूप धारण ले लिया। और जो 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे, यानी कि 10:30 बजे, 10:30 पर उन्होंने क्या, उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुंडा के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। यानी कि वो 10:30 बजे कहाँ पहुँच गया? इरेसामा उड़ीसा के पास में, और जो बालीकुंडा के बीच में पहुँच गया था भाई। इस महाचक्रवात ने जो भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को क्या है, बर्बाद कर दिया था। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई थी। और जो धान, सब्जी और फलों की क्या है, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो गया था। ज्वारीय प्रकोप से जो उत्पन्न लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। यानी कि जैसे भी जो समुद्र का पानी लैंड एरिया में प्रवेश किया, जहाँ पे वो पानी भर गया था, तो वो क्या था, लवणता का पानी था, इसलिए वहाँ की जो भूमि का क्षेत्र उपजाऊ था वो क्या है, अनउपजाऊ हो गया। वहाँ पे साल, सागवान और बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र भी क्या नष्ट हो गए थे। पारादीप और कोणार्क में एक मंदिर भी है ना, कोणार्क का मंदिर बोलते ना। पारादीप और जो कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गई। क्या वे जंगल भी लुप्त हो गए? ये देखते हैं हम चक्रवात, यानी कि जो चक्रवात है उसके बारे में एक बार यहाँ से देख लेते हैं। इस चक्रवात के बारे में देख लेते हैं, यानी कि जो ये चक्रवात है इसके बारे में देख लेते हैं। चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं? एक, यानी कि जो चक्रवात होते हैं वे घूमती हुई एक वायु राशि होती है ऐसी। ठीक है, इसी वायु राशि से क्या होते हैं, चक्रवात उत्पन्न होते हैं।
इसके केंद्र में क्या होता है, निम्न दाब होता है। यहाँ पे निम्न दाब होता है, दाब प्रेशर कम होता है और बाहर वाली साइडों में प्रेशर ज़्यादा होता है। चक्रवात के अंदर की ओर जो घुमावदार हवाएं होती हैं ना, वे एक भयंकर रूप धारण ले लेती हैं। ठीक है, चक्रवात की जो एक मिनट रुको। जैसे ये चक्रवात है, यहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं, एक तो एंटी साइक्लोन और एक साइक्लोन, यानी कि एक प्रति चक्रवात और चक्रवात दो होते हैं। जो प्रति चक्रवात होता है उसमें क्या है, जो केंद्र में हाई प्रेशर होता है प्रति चक्रवात में, जबकि चक्रवात में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। इसको हम एक बार देखो डिटेल से समझते हैं। एक मिनट, प्रति चक्रवात और चक्रवात, एक मिनट, और चक्रवात। ठीक है, जो प्रति चक्रवात होता है उसमें जो हवा का प्रेशर होता है वो क्या है, केंद्र में हाई होता है। HP होता है, मतलब हाई प्रेशर होता है, बाहर की तरफ लो प्रेशर होता है। ठीक है, इसी तरह जो इसके अंदर जो उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो दिशा आती है वायु की राशियों की, ये वायु की राशियों में उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होती है भाई, उत्तर वाले गोलार्ध में तो ये चलते हैं क्लॉकवाइज, और जो दक्षिणी गोलार्ध में क्या चलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज। जबकि जो चक्रवात होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, जो केंद्र में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होते हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और जो दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये PGF का अनुसरण करते हैं। यानी कि जो PGF होता क्या है, वायु की जो दिशा होती है उसको वायु की जो दिशा गति को उत्पन्न करने के लिए जो वायुदाब प्रवणता का होना आवश्यक है, यानी कि वायु की जो गति है उसको उत्पन्न करने के लिए वायु के अंदर कितनी गति हो रही है उसको नापने के लिए PGF का होना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ हम देख लेते हैं चक्रवातों के अलग अलग नाम होते हैं। यानी कि जो चीन के अंतर्गत चक्रवात कौन सा, टाइफून चक्रवात भी आता है, उसे बवंडर बोल देते हैं। टाइफून चक्रवात को क्या बोल देते हैं, बवंडर बोल देते हैं। और वेस्ट इंडीज में कौन से चक्रवात आते हैं, प्रभंजन, या प्रभंजन को हैरिकेन चक्रवात बोलते हैं। अमेरिका में कौन से चक्रवात आते हैं, अमेरिका में क्या आते हैं, वो टारनेडो आता है। अमेरिका में कौन सा चक्रवात आता है, टारनेडो आता है। जो ऑस्ट्रेलिया में आता है भाई विली विली चक्रवात है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारे बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात क्या कहते हैं, नार्वेस्टर चक्रवात कहते हैं। ठीक है, जो हमारी बंगाल की खाड़ी में आता है वो क्या कहलाता है, नार्वेस्टर चक्रवात। अब चलते हैं हम वर्षा के बारे में बात कर लेते हैं भाई। वर्षा कहाँ पे, वर्षा कौन सी होती है और कैसे होती है। आर्द्रता के बारे में बात करें, जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बनता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तो क्या होते हैं, उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है और उसकी जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है वह भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से यह आर्द्र और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। यानी कि जो हल्का सा मौसमी वर्षा टाइप का दिन आर्द्र दिन होता है उसमें क्या है, कपड़े बहुत टाइम से सूखते हैं। हमारे शरीर में पसीना भी आसानी से नहीं सूखता, हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोल देते हैं, ह्यूमस सा बन रहा है, ऐसे असहज महसूस करते हैं। इसी के साथ देखो ये देख लेते हैं हम, जो जलवाष्प ऊपर उठता है और यह ठंडा हो जाता है, ठंड होना शुरू हो जाता है।
जल वाष्प संघनित होकर क्या है, ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों को ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें भारी हो जाती है तो वायु में तैर न सके, इसलिए वर्षण का रूप ले लेती है। देखो जैसे गर्म वायु होगी वो नीचे रहेगी, ठीक है, गर्म वायु सॉरी जो ठंडी वायु होगी वो नीचे रहेगी, जो गर्म वायु होगी वो हल्की होकर क्या ऊपर उठने लगेगी। ऊपर उठने से क्या है, वो जल वाष्प से धारण करेगी, इसी से क्या संघनित होकर वो क्या ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद में वो वर्षा का रूप ले लेती है। ज़्यादा हैवी हो जाती है तो वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है, ठीक है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद और चिन्ह छोड़ते हैं। इसके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, यानी कि इसके इंजनों से जो नमी निकलती है उस वह भी क्या है, बादलों का रूप धारण ले लेती है। वायु के जो गतिमान न होने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, यानी कि एक रास्ता सा बन जाता है जो नमी के रूप में धारण कर लेती है। वो पृथ्वी पर जल के रूप में जो गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं और वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। चलो भाई इसको देख लेते हैं कौन कौन सी वर्षा और कब होती है। चक्रवातीय वर्षा जो कि हमें अब देखने को मिलती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक जो चक्रवातीय वर्षा होती है वो क्या होती है, जो गर्म वायु और ठंडी वायु जब टकराती है तो ठंडी वायु नीचे होकर गर्म वायु को ऊपर धकेल देती है। जैसे देखो ये ऊपर धकेल दिया गया, वैसे ऊपर धकेलने के बाद ये वायु क्या कर लेती है, वाष्प धारण करके बादलों का रूप धारण कर लेती है। इसलिए ये जो बादल होते हैं वे क्या कर लेते हैं, चक्रवाती के रूप में थोड़ी देर के लिए एकदम चक्रवाती रूप में बारिश करते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो आर्द्र वायु पर्वतीय वर्षा देख लेते हैं भाई। जब गर्म वायु जब कोई भी वायु जैसे पहाड़ों से रेंगती हुई यानी कि टकराती हुई ऊपर चढ़ती है तो वो क्या है, गर्म हो जाती है। गर्म होने से क्या है, उसमें वाष्प बन जाता है, वाष्प बनने से बादल बनते हैं और बादल बनते ही क्या वहीं पे वो वर्षा करने लग जाती है, ठीक है। ये पर्वतीय वर्षा हो जाती है भाई। सवहनीय वर्षा क्या हो जाती है, सवहनीय वर्षा अधिक तप्त और अधिक गर्मी के कारण जो एकदम जो गर्म वायु ज़्यादा गर्म होने के कारण वो ऊपर उठती है और ऊपर उठने से क्या है, अचानक से बादल बनते हैं और तड़क झंझा के साथ ही एकदम कुछ देर के लिए यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, वो क्या कहलाती है, सवहनीय वर्षा। ये वर्षा कब होती है, ये होती है भाई मार्च अप्रैल में ज़्यादा होती है सवहनीय वर्षा, ठीक है। इसी के साथ ये और कर लेते हैं भाई। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में जीवित रहने के लिए क्या वर्षा महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा ज़्यादा हो तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। दोनों ही कारण है भाई। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की जो हानिकारक किरणों से बचाती है। कौन सी गैस है भाई सूर्य की हानिकारक किरणों से बताती है, ओजोन गैस है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इसी के साथ हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का कितना % है, नाइट्रोजन 78% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी % है, 0.03% है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, वायुमंडल की कौन सी सबसे महत्वपूर्ण परत है, जोब मंडल है, बाह्य मंडल है या मध्य मंडल। महत्वपूर्ण परत कौन सी है जिसमें जीवन संभव क्या है, जोब मंडल जिसमें मौसम से संबंधित सभी घटनाएं घटित होती है वो कौन सी है, महत्वपूर्ण परत है जो वायुमंडल के नजदीक रहती है, ठीक है, जोब मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी परत बादल विहीन है, कौन सी परत है जो बादल के बगैर है, कौन सी परत में जो बादल हैं, तो जो मंडल में बादल और मौसम से सभी घटनाएं होती है, जबकि समताप मंडल है इसमें क्या नहीं, बादल नहीं होते, इसमें हवाई जहाज चलती हैं और इसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो कि हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती हैं। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वायुदाब क्या होगा भाई, घटेगा, वायु का प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और जो समुद्र तट का जो लेवल है और समुद्री लेवल के हिसाब से जो वायु दाब क्या होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है समुद्री लेवल पर, तो इसका क्या आएगा, वायुदाब क्या आएगा, घटेगा। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हमें क्या कहते हैं, तरल रूप में जो वर्षा पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं,
वृष्टि। बादल कहते हैं या हिम कहते हैं वर्षा, तरल लिक्विड मतलब, तो क्या आएगी वर्षा के रूप में। ठोस में आती तो क्या होती, हिम होती। बादल, बादल तो भाई तरल रूप में पृथ्वी पर थोड़ी ना आएंगे, ऊपर ही रहेंगे, तो क्या आ जाएगी वर्षा आएगी इसकी। ठीक है, अभी इसी में ये क्वेश्चन थे। कल करेंगे हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा आज वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 4th 5th में है जल चक्कर। जल चक्कर के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। जो भी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।